हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 साइंस, ठीक है, जो आप लोगों का विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है, अब की बार आप लोगों का 20 नंबर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार करो। मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कराऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग और सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में यहां से जो आपके क्वेश्चंस है 100% आएंगे, क्योंकि यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है Fe2O3 + 2Al, ठीक है। इसको आप लोगों को अभिक्रिया कराना है, तो Al2O3 + 2Fe ये आप लोगों का बना है, ठीक है। अब यहां आप लोगों का पूछ रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। जो ये आप लोगों की अभिक्रिया है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, किसी स्टूडेंट को पता है कि नहीं पता है? मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पहले आप लोग समझ लो, देखो यहां हुआ क्या है, संयोजन अभिक्रिया हुआ है कि नहीं। देखो संयोजन का मतलब अगर दो चीजें मिलकर एक चीज बनाता, ठीक है, तो ये तो हुआ नहीं है, तो काट दो। वियोजन अभिक्रिया हुआ है कि नहीं, यहां वियोजन होता तो एक चीज टूटकर दो या दो से अधिक में विभक्त हो जाता, तो ये भी नहीं हुआ। द्विव विस्थापन हुआ है कि नहीं। देखो द्विव विस्थापन का मतलब है दो चीजों का विस्थापन, यहां एक चीज का विस्थापन हुआ है, तो वो हमारा विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। कैसे? देखो यहां से जो है ना Al2 जो है Fe मतलब Al2 जो है O3 के साथ, यानी कि Al2 के साथ O3 जुड़ गया है, बस Fe को अलग कर दिया है, ठीक है। समझ में आया ना बच्चा? तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो शुद्ध जल का पीएच मान होता है, जो शुद्ध जल है बिल्कुल प्योर है, ठीक है, उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 6। तो देखो जो शुद्ध जल होता है, याद रखना, उसका पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, ठीक है। तो देखो जल ना ही खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता। तो जो 7 पीएच मान वाले होते हैं वो उदासीन होते हैं, ठीक है, याद रखना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, ठीक है। यहां आप लोगों को बताना है कि यहां निम्न में से कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर ए है Fe, ऑप्शन नंबर बी है Zn, ऑप्शन नंबर सी है Cu, ऑप्शन नंबर डी है Mg। तो निम्न में से इस चारों में से कौन सी धातु है जो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती हैं? तो वो हमारा है स्टूडेंट Cu, ठीक है। Cu जो है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा ये जो होता है ना हाइड्रोजन से नीचे होता है, लाइक हाइड्रोजन यहां है तो Cu यहां होता है, ठीक है, इसके नीचे होता है। तो जो चीजें खुद मतलब जिस चीज को विस्थापित करना है उससे नीचे है तो कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है लॉजिक। आप लोगों ने जो सक्रियता श्रेणी है उसको पढ़ा होगा तो याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ डालो, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन यानी कि कीटोन समूह, और कीटोन समूह का क्रियात्मक समूह क्या होता है? सभी को आईयूपीएससी नेम पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन नंबर बी है यहां सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O, ऑप्शन नंबर सी है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन नंबर डी है सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसमें कौन सा हो सकता है, ठीक है। समझना, देखो आप लोग भले ही ना समझो, लेकिन यहां जो C और O होता है, जो CO एक साथ भी लिख सकते हो CO, ये होता है कीटोन समूह, और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे यहां देखो ये डबल बॉन्ड है, और ये जो है ना यहां सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, उसे पूरा करना है। अब इसमें ये आपका अल्कोहल समूह है, ठीक है, ये अल्कोहल है, ये आपका जो कार्बोक्सिलिक समूह है, और ये आप लोगों का एल्डिहाइड समूह है, ठीक है। और ये जो हमने बताया वो कीटोन समूह है। समझ में आ गया 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है तत्व X, XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, ठीक है। आवर्त सारणी में यह संभवता किस समूह के अंतर्गत होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है Na, V है Mg, C है Al एंड D है Si, ठीक है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कौन सा हो सकता है। वैसे इसका डिटेल मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका Mg याद रखना, ठीक है, Mg याद रखना, ओके। समझ में आया? संभवता किस समूह में है, तो Mg समूह में है। समझ में आ गया।
अगला, अगर देखो स्वापोषी पोषण है, स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो चारों हैं, चारों में जो स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इन चारों में क्या आवश्यक है स्वापोषी पोषण के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए है CO2 तथा H2O कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरोफिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है सूर्य का प्रकाश, डी है उपयुक्त सभी। देखो जो स्वापोषी पोषण होते हैं उनके लिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, H2O यानी कि पानी भी जरूरी है, जल, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। खुद से भोजन बनाना पड़ता है ना, दूसरे पर निर्भर नहीं होते, तो इसलिए ये सब जरूरी है। तो उपयुक्त सभी पे लगा दो ना, क्या दिक्कत है, सभी हैं जरूरी, क्योंकि लाइफ में आगे जाना है इन लोगों को, ठीक है। अगला देखो, यहां क्वेश्चन नंबर 7 पर फोकस करो। लिखा क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मनुष्य में जो वृक्क होता है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देखो मनुष्य में जो वृक्क है ना, वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है पोषण से, बी है श्वसन से, सी है उत्सर्जन से, डी है परिवहन से। देखो जो वृक्क होता है ना, वृक्क मतलब होता है उत्सर्जी अंग, जो मेन उत्सर्जी अंग होता है। अब अगर ये मेन उत्सर्जी अंग है तो फिर किससे संबंधित हो सकता है? बस उत्सर्जन से। थोड़ा सा लॉजिक समझ लिया करो ना तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि हर एक चीजों को याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो आप लोग क्या करो, हर एक चीज को याद करो बट उसका एक ट्रिक बनाओ, लॉजिक बनाओ, तब आपको अच्छा लगेगा, तब आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है वायुदल, बी है अंडाशय, सी है अंडक, डी है परागकण। तो जो पराग कोश होते हैं ना, एक ट्रिक के द्वारा समझो, पराग के अंदर पराग ही होता है, ठीक है। तो पराग के अंदर पराग ही है, तो मतलब हमारा पराग कोश के अंदर परागकण ही है, ठीक है। समझ में आया? लॉजिक है। तो ये हमारा हो गया पराग कोश के अंदर परागकण होता है जो नर जननांग है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला हमारा, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये जो है ना, इन चारों में से कौन सा है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय, बी है गर्भाशय, सी है शुक्रवाहिका, डी है डिंबवाहिनी। तो इन चारों में से जो है, जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का भाग है, डिंबवाहिनी मतलब अंडवाहिनी ये भी मादा जनन तंत्र का भाग है, बट शुक्रवाहिका ये नर जनन तंत्र का भाग है। किसका भाग है? नर जनन तंत्र का, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना सारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग समझ लो। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि समजात अंगों का उदाहरण है। जो समजात अंग होते हैं, समजात अंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हाथ, हमारा हाथ जो है तथा कुत्ते का अग्रपाद एक दूसरे से समानता है ना, चलो ठीक है। हमारा दांत तथा हाथी का दांत, भाई समानता तो है क्योंकि दांत दांत ही होते हैं, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आलू एवं घास की भूस्तरी, ये भी थोड़ा समानता है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। समजात मतलब होता है समान जात, तो ये सारे एक जाति समान है। हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपाद एक ये जाति समान है, हमारा दांत हाथी का दांत जाति समान है, आलू तथा घास के उपभोस्त्री ये भी समान है। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तो कांच का जिनका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। इसमें जो प्रकाश की चाल है वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी है 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, सी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, डी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बच्चा पार्टी कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा लॉजिक समझो कि अगर ये 3 है यानी कि 3 है तो 3 को छोटा बनाने के लिए 1.5 से ये जो 1.5 अपवर्तनांक है इसको भाग दे दो, 1.5 से करोगे 2 आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रकाश की चाल है बट्टे में आपको अपवर्तनांक कर लेना है, और अपवर्तनांक से जैसे ही आप भाग दोगे 3 में आपका 1.5 से, तो 1.5 × 2 यानी कि हमारा 3 हो जाएगा। तो यहां आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। इन चारों में से कौन है जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा, बी है दृष्टिपटल द्वारा, सी है पश्चिमाभि द्वारा एंड डी है प्रत्यारिका द्वारा। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो अभिनेत्र लेंस का जो फोकस दूरी में परिवर्तन है वो पश्चिमाभि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पश्चिमाभि द्वारा,
ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए है 4n, बी है 4/n, सी है n/4, डी है 4n²। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारा मतलब 4 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध हमारा 4 ओम है, और एन चालक तार यानी कि n मतलब 1/r हो जाएगा, समांतर क्रम है, और हमारा जो एन चालक तार है प्रतिरोध n है, ठीक है, r है, सॉरी 4 है, तो ये दोनों को उल्टे देखो, r इक्वल टू हमारा 4/n हो जाएगा। 4/n सही है, ठीक है, 4/n। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ऑप्शन नंबर ए है जनित्र, बी है गैल्वेनोमीटर, सी है एमीटर, डी है मोटर, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है वो है जनित्र, ठीक है। जनित्र हमारा जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की एक युक्ति है, ठीक है। और हमारा 15 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इन चारों में से देखो, लकड़ी जो है वो हमारा है गोबर गैस भी है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, और कोयला भी है, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम लोग आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट और भी क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखो, आप लोगों का पहले चैप्टर का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। देखो लिखा हुआ है तेल एवं वसा युक्त, जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं, यानी कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ हैं उन्हें नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर है कि तेल एवं वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते। मतलब जो ये खाद्य पदार्थ है, ये जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया नहीं करेंगी। अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेंगी तो फिर ये ऑक्सीकृत नहीं होंगी, ऑक्सीकृत नहीं होंगी तो ये खराब नहीं होंगी, ठीक है, खराब नहीं होगा, ठीक है। तो ये खराब नहीं होते। इस प्रकार जो खाद्य पदार्थ है वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मान लो कि मतलब इसे लंबे समय तक रखना पड़ता है, क्योंकि मान लो अगर ये जल्दी नहीं बिकते हैं सामान तो फिर इन्हें लंबे समय तक रखना पड़ता है, तो इसीलिए हम इसे नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो एक बात और आप लोग समझ लो कि तेल, जो तेल में बनाए जाते हैं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से ये खाद्य पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत नहीं होते, और इस प्रकार खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, शुद्ध अशुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं एक पीएच स्केल के द्वारा। देखो ये एक पीएच स्केल है, ठीक है, समझना थोड़ा सा। ये 0 से 14 तक होता है, अब बीच में आपका 7 होता है, ठीक है। देखो 0 से लेके 7 के बीच में, ठीक है, 0 से 7 के बीच में अम्लीय होता है, और 7 से लेके 14 के बीच में क्षारीय होता है। जो बीच में होता है ना, ये जो बीच में, ये उदासीन होता है। उदासीन का मतलब होता है जिसका कोई स्वाद नहीं होता है। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चा पार्टी वो है 7, ठीक है। क्या होगा, 7। इसका मतलब जो मतलब जलीय विलयन का पीएच मान होगा, जो हमारा अशुद्ध जल का पीएच मान होगा वो 7 होगा, ठीक है, क्योंकि जल का कोई स्वाद नहीं होता, इसलिए इसका हमारा पीएच मान 7 होगा। ये तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दो, अगला क्वेश्चन नंबर 3 कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए, ठीक है। जो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क का नाम व सूत्र लिखिए, ठीक है। तो कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं, देखो मैं आपको दोनों का नाम बता देता हूं, फिर आप लोग इसका सूत्र लिखना, उदाहरण लिखना, सब कुछ वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहला है कॉपर के 2 ऑक्साइड अयस्क, मतलब जो अयस्क हैं वो है हमारे सल्फाइड एक्स, नंबर फर्स्ट सल्फाइड एक्स, नंबर सेकंड ऑक्साइड एक्स, ठीक है। सल्फाइड एक्स और ऑक्साइड एक्स। तो सल्फाइड एक्स और ऑक्साइड एक्स के उदाहरण भी तो जानना जरूरी है। तो सल्फाइड एक्स में जो हमारा उदाहरण है वो है कॉपर ग्लन्स, कॉपर ग्लन्स, ठीक है।
इसका फार्मूला होता है Cu2S, ये तो एक हो गया, और एक समझ लो वह फिर हमारा है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, ठीक है। अब इसका फार्मूला भी जानना जरूरी है। देखो इसमें सल्फाइड में S जरूर आएगा, ठीक है, जैसे अब कॉपर पाइराइट में भी S आएगा, CuFeS2, ये हो गया हमारा कॉपर पाइराइट और कॉपर गलन सी, ये दोनों। अब ऑक्साइड एक्स में हमारा उदाहरण है, ऑक्साइड एक्स में है एक उदाहरण, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्यूप्राइट। क्या है? क्यूप्राइट। और क्यूप्राइट यानी कि ऑक्साइड में O आएगा, O, ठीक है, जैसे इसमें है Cu2O, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन माइंड लगाते हो तो फिर आप लोगों को आसान लगेगा, वरना आप लोगों को हार्ड लगेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान भी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को समझना था। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ज्यादा अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है, इस वीडियो में। देखो यहां हमारा योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। जो योगात्मक अभिक्रिया है उसको आप लोगों को उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, योगात्मक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ जैसे योगात्मक, देखो ध्यान से समझना, इसका अर्थ ही समझ लो। योगात्मक, योग मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, तो योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। तो योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। तो योगात्मक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं वो आपस में संयोग करके, मतलब वो आपस में जुड़ते हैं, आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केवल एक पदार्थ बनाते हैं। मतलब मान लो दो आपके पदार्थ हैं, वो मिलकर संयोग किया तो केवल एक पदार्थ बनाया, तीन है तो भी संयोग करके एक पदार्थ बनाया, तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता है, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता है। तो यही हमारा योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? योगात्मक अभिक्रिया। अगर उदाहरण की बात की जाए तो जैसे मैं एथिलीन, एथिलीन का फार्मूला होता है C2H4, बट इसे मैं कैसे लिखूंगा? CH2 अलग अलग, ठीक है, CH2 फिर डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एथिलीन है, ठीक है, एथिलीन। और यहां हमारा हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो ये दो चीजें जुड़ गई और फिर बनाएगा क्या? बनाएगा हमारा, देखो यहां दो चीजें जुड़ गई, हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन बना लिया। क्या बना लिया? एथेन। तो ये हमारा एथिलीन और ये हमारा क्या है? एथेन, ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, काफी आसान लग रहा होगा क्वेश्चन। तो बस इतना ही है कि योगात्मक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं वो आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ बनाते हैं, वो हमारा ये है, ठीक है। उदाहरण भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक अभिक्रिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ गया है कि एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना, एसिटिक अम्ल से मेथेन आपको बनाना है। और आप निम्नलिखित परिवर्तन किस प्रकार से करेंगे? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए एसिटिक अम्ल से मेथेन। जो एसिटिक अम्ल है उससे आपको मेथेन बनाना है। तो वो एसिटिक अम्ल से मेथेन बनाना आसान है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये दो लाइन में है, दो चरणों में है। जैसे सबसे पहले हम लोग एसिटिक अम्ल लेंगे। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3, ठीक है, COOH। अब एसिटिक अम्ल से हमें क्या बनाना है? CH4 यानी कि मेथेन। तो इसका सबसे पहले हम लोग NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो इसका मैंने इससे करा दिया, तो फिर आप लोगों को मिलेगा यहां देखो CH3, ठीक है, CH3 COO और यहां से Na चला जाएगा इसके साथ Na, और प्लस यहां से एक H, यहां से एक H H2 और यहां से एक वो H2O, ठीक है, बस ये हमें। और ये हमारा है सोडियम एसीटेट, ये Na से सोडियम और CH3CO से एसीटेट। अब हम दोबारा अभिक्रिया कराएंगे CH3 COO Na का, ठीक है, और प्लस हम लोग दोबारा NaOH के साथ कराएंगे, ठीक है, दोबारा NaOH के साथ कराएंगे। अब की बार हमें कुछ उत्प्रेरक भी लेना है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को आपको यहां गर्म, ठीक है, गर्म करना है, तब ये जल्दी अभिक्रिया होगा। तो यहां में CH है, CH3 है और एक H ले लो, ठीक है, 4 हो जाएगा। ये हमारा गैस के रूप में ऊपर निकलेगा और प्लस
N2 Na2 NCO3 निकल जाएगा। Na यानी कि Na2 है, Na2 NCO यहाँ वो और ये वो 3, ठीक है। ये हमें मिल गया ना, यही तो है हमारा मेथेन और यही हमें बनाना था। एसिटिक अम्ल से मेथेन, या एसिटिक अम्ल से मैंने मेथेन बना दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन समझो, आधुनिक आवर्त सारणी नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम पूछ रहा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम लिखिए। देखो, आधुनिक आवर्त नियम जो है के अनुसार जो तत्व होते हैं, तत्व जैसे आपकी जो तत्व होते हैं, अब देखो ये आधुनिक आवर्त सारणी बता रहा है। अगर यही मेंडलीव की आवर्त सारणी होता तो एक थोड़ा सा चेंजेस करना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के नियमानुसार जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण हैं उनके प्रमाण क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अगर यही मेंडलीव का होता तो परमाणु भार हो जाता। बस इतना अंतर है मेंडलीव और आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रमाण क्रमांक है और मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार है, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है ना। तो अगर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, नोट करो अच्छे से, ठीक है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, मेहनत करो, ठीक है। यहां देखो, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि अगर हमारे अमाशय में अम्ल है तो इनकी भूमिका क्या है, क्यों है अम्ल, ठीक है। तो अम्ल देखो, अम्ल वैसे काफी खतरनाक होता है। अब ये भैया खतरनाक वाला काम भी करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे अमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। मतलब एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है तथा भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट करता है, मतलब कीटाणुओं को मारता है, ठीक है। तो ये है ना खतरनाक काम। तो हमारे अमाशय में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखो काफी खतरनाक अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक HCl, एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी क्रिया में सहायता करता है और यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को भी नष्ट करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, अगला क्वेश्चन यहां देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोगों को समझना ही चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देख लो। लिखा हुआ है द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। जो द्विखंडन है वो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो द्विखंडन बहुखंडन नाम से ही स्पष्ट है, आप लोग तुरंत बता दोगे, इतने तो आप लोग अच्छे ही हो ही। देखो, द्विखंडन और बहुखंडन, द्वि मतलब होता है दो खंडन, बहु मतलब होता है बहुत खंडन, ठीक है। तो द्विव और बहु, तो यहां मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। द्विखंडन में क्या है कि द्विखंडन हेडिंग डालो और लिखो, बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है, जो एक कोशिका होता है, जिसके अंदर एक कोशिका होती है, ठीक है, वो जीव दो भागों में विभक्त होता है। मतलब इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है वो दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। और जो प्रत्येक भाग है वो एक नए जीव में विकसित हो जाता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। लाइक अगर अमीबा है, अमीबा में कोई जनन नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि एक ही अमीबा दो अमीबा में टूट जाता है और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाता है। अब दो अमीबा टूटेंगे तो चार अमीबा हो जाएंगे। अब चार अमीबा जब अलग अलग होंगे, एक में दो होता है तो 4 से 8 हो जाएगा। ऐसे पूरा नदी में अमीबा ही अमीबा हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें यही बात है कि इस विधि द्वारा जो एक कोशिकीय जीव है वो क्या होता है, दो भागों में विभक्त हो जाता है या होता है, प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने वही रखा है जो बता रहा था, अमीबा। अब बहुखंडन में क्या है, इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है। मतलब बहु मतलब बहुत, विभक्त होता है बहुत खंडों में, तो अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित हो जाता है या प्रत्येक भाग एक नए जीव में विभक्त हो जाता है, ठीक है। एक नए जीव में विकसित हो जाता है, ये विकसित कर देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विकसित होता है। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी या फिर प्लाज्मोडियम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना प्लाज्मोडियम, या फिर मैं लिख देता हूं प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ये भी आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लिंग संलग्नता से संबंधित किन्हीं दो बीमारियों का नाम लिखो। जो लिंग संलग्नता से संबंधित है उन बीमारियों का नाम लिखना है। तो लिंग संलग्नता से संबंधित है हीमोफीलिया तथा वर्णांधता। क्या है? हीमोफीलिया तथा वर्णांधता जो है वो लिंग संलग्नता से संबंधित रोग हैं। किससे संबंधित हैं? लिंग संलग्नता से संबंधित हीमोफीलिया एवं वर्णांधता रोग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। फिजिक्स अब हमारा स्टार्ट हो गया। फिजिक्स में आप लोगों का काफी आसान सा क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, देख लो। पहला लिखा हुआ है, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? किस रंग के लिए कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो अधिकतम होता है तथा न्यूनतम होता है? ठीक है, देखो अगर अपवर्तनांक पूछे, तरंगदैर्घ्य पूछे, कुछ भी पूछे तो लाल और बैगनी रंग में ही विभेद होगा, क्योंकि लाल और बैगनी रंग ही ऊपर नीचे होते हैं, तो लाल और बैगनी रंग में ही विभेद होगा। तो अगर अपवर्तनांक पूछे, ध्यान रखना, अगर आप मतलब लाल रंग जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है कि अगर आकाश में जब इंद्रधनुष निकलता है ना तो लाल रंग सबसे गहरा दिखाई देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा है। तो वो वहां से मतलब बहुत नीचे तक, बहुत नीचे का मतलब है कि वो ज्यादा दूर तक वो आता है। ठीक है, इसलिए बहुत गाढ़ा दिखाई देता है, जबकि बैगनी रंग बहुत हल्का दिखाई देगा, क्योंकि उसका अपवर्तनांक अधिक है, तरंगदैर्घ्य नहीं अधिक है, फैलाव उसका ज्यादा है। तो बैगनी रंग के लिए, प्रकाश के लिए अधिकतम, अपवर्तनांक की बात कर रहा हूं, अधिकतम, तथा आपका लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है। ठीक है, न्यूनतम मतलब कम, न्यूनतम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। 1.5 काफी आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा एक फार्मूला याद रखना, जो कि अभी मैं आपको बताता हूं कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, ये फार्मूला अगर याद है तो ये सवाल आप लोगों के लिए हलवा है। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, वो क्या है? ऊपर आप वायु में प्रकाश की चाल, जो वायु में प्रकाश की चाल तो सभी को पता है, वायु में प्रकाश की चाल, और बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब हमें वायु मतलब इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है, मतलब अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है, और हमें ये दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और ये हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। देखो हमें माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है ना, तो यहां हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल यहां आ जाएगा, और इक्वल टू 3 × 10⁸ बटे 1.5। 1.5 इससे कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यही तो हमारा आंसर है ना स्टूडेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और काफी आसान होगा, आप लोगों को आसान भी लगा होगा। तो ये आप लोगों का हो गया पूरा आंसर, और ये हमारा सवाल लग गया। काम क्या है? देखो इसका 1.5 से आपको प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल को भाग दे देना है बस। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो? नेत्र की समंजन क्षमता पूछ रहा है आप लोगों से स्टूडेंट। ठीक है, तो नेत्र की जो क्षमता होती है ना, मतलब जो आपकी आंख की क्षमता है, वही तो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। जैसे कोई बहुत दूर वस्तु रखी हो चाहे नजदीक वस्तु रखी हो, मतलब चाहे दूर वस्तु रखी हो चाहे नजदीक वस्तु रखी हो, दोनों को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अगर आप नजदीक की वस्तु को नहीं देख पाओगे तो आपके अंदर दोष है,
आपकी नेत्र की समंजन क्षमता कम है। अब वही कहने का मतलब है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को आसानी से फोकसित कर लेता है, चाहे निकट की वस्तु हो चाहे दूर की वस्तु हो, उसको आसानी से फोकसित कर लेता है, तो वही हमारा नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर फोकस करो कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो तो पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये तो सभी को पता है ना। अब बताओ, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा फार्मूला, Q बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर NE या NE बराबर Q। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। और यहां N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, और हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही ज्ञात करनी है, तो N और E यहां कितना है? E हमारा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। और Q हमारा 1 कूलाम है, 1। तो N जो होगा वो बराबर होगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, अब क्या करोगे? लाइकेज अगर हम क्या करें, यहां आप लोगों का इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 इंटू 10 की पावर ये 19 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 1.6 है। अब आप भाग दे दो, यहां से क्या करो, यहां से आप एक पॉइंट हटा सकते हो ना, या फिर आप लोग मतलब देखो, यहां से मैंने एक पॉइंट हटा दिया, यहां एक 0 बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमारा 16 हो गया और ये हमारा 10 हो गया। तो अब इसको आप भाग दे दो। ठीक है, 16 का 10 से 0 पॉइंट। ठीक है, तो 16 आपका 96, 4 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ा लो, फिर यहां 16 का 2 बार ले जाओगे 32 हो जाएगा। तो यहां का कितना बचेगा? 8, 0 बढ़ा लो, फिर आपका 16 पंचे 80 कट गया ना पूरी तरह से। तो ये हमारा आएगा 0 लेकिन मैं यहां 6 करूंगा, 6.25 और इंटू, देखो मैंने 6 इसलिए कर दिया कि यहां से मैं एक जो है ना 10 कलम कर लूंगा, यहां 19 है तो यहां 18 कर दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, एसआई मात्रक बताना है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर फोकस कर लो। 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा का महत्व क्या है? मतलब जो महत्व है बताइए, या फिर नाभिकीय ऊर्जा की परिभाषा लिखिए, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मेन है नाभिकीय ऊर्जा ये है। तो नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है, जो गैर परंपरागत ऊर्जा है, और आजकल विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा है संलयन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा के दोहन संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, मतलब जो हमारे कहने का मतलब है कि नाभिकीय ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है और आजकल विखंडन से प्राप्त जो ऊर्जा का सफलतापूर्वक उपयोग करा जा रहा है। ठीक है, हो रहा है, और संलयन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा के दोहन की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, यही तो एग्जैक्ट लिखा है आपके बुक में। तो ये हमारा है आज का साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आई होप कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा।
ये मैंने आज 15 ऐसे क्वेश्चंस बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आप याद कर लेना, अभी हम आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाएंगे, मॉडल पेपर, प्रीवियस पेपर, गेस्ट पेपर, सब कुछ लाएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक चीज आप तैयारी कर सको। तो ये हमारे साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना और इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।